यह वीडियो अब 4 भागों की श्रृंखला का पहला भाग है। क्रिमिनल ट्रायल में चोटों का मेडिकल लीगल महत्व समझना किसी भी एडवोकेट या लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिना इसके आप अपनी पूरी वकालत नहीं कर सकते हैं। पहली कड़ी में हम ब्लंट फोर्स इंजरीज की बात करते हैं, इन चोटों की गहराई में जाएंगे। दूसरी कड़ी शार्प फोर्स इंजरीज पर आधारित होगी, तेज धार हथियारों वाली। और तीसरी कड़ी स्पेशल इंजरीज बाय फायर आर्म्स और एसिड वगैरह को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चौथी और अंतिम कड़ी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या फैब्रिकेटेड इंजरीज पर केंद्रित होगी, जो झूठे मुकदमों और फॉल्स इम्प्लीकेशन के मामलों में बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। फोरेंसिक साइंस में इंजरीज की स्टडी हर एक ट्रायल की पूरी कहानी को कोरोबोरेट या डिमोलिश करने का हथियार बन जाती है। कोर्टरूम प्रैक्टिस में इंजरी एनालिसिस को समझे बिना किसी भी क्रिमिनल केस की सच्चाई तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए सभी एडवोकेट्स को, डिफेंस काउंसिल को, प्रोसिक्यूटर्स को, जजेस को इंजरीज के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पहले प्रकार की इंजरी होती है एब्रेजन, जिसे हम सतही खरोंच भी कह सकते हैं। एब्रेजन या खरोंच सबसे सामान्य ब्लंट इंजरी होती है। यह तब बनती है जब आपकी स्किन किसी कठोर सतह से रगड़ खाती है। सड़क पर आप घिसट गए हैं तो यह एब्रेजन आपके वहां बन जाएगा। इसकी पहचान सुपरफिशियल एपिडर्मल डैमेज है। एपिडर्मल सबसे बाहर वाली स्किन को कहते हैं। एपिडर्मिस इसकी पहचान है, किसकी? एब्रेजन की। इसकी पहचान रेडिश अपीयरेंस से होती है और बाद में जैसे थोड़ा सा समय गुजरता है इसके ऊपर एक ब्राउन ब्लैक कलर का स्कैब बन जाता है, खुरंड जिसको हम कहते हैं। इसकी फोरेंसिक सिग्निफिकेंस यह है कि स्कैब की सहायता से, उसके कलर की सहायता से लगी हुई चोट की एज बताई जा सकती है। उदाहरण के लिए ताजा एब्रेजन होगा तो वह लाल गुलाबी रंग का होगा। 12 से 24 घंटे में ब्राउन क्रस्ट बनने लगता है, खुरंड आ जाता है जो ब्राउन रंग का होता है, और 3 से 5 दिन में वह काला होकर सूख जाता है। जब आप डॉक्टर का क्रॉस करें तो क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर से पूछा जाना चाहिए कि क्या एब्रेजन एक्सीडेंटल फॉल से भी हो सकता है, क्या उन्होंने स्कैब की हीलिंग स्टेजेस का वर्णन अपनी रिपोर्ट में किया हुआ है, रिपोर्ट माने एमएलसी में। और यदि रिपोर्ट में स्कैब के कलर का उल्लेख ही नहीं किया गया है तो समझिए कि इंजरी की टाइमिंग पर प्रोसिक्यूशन का दावा बहुत डाउटफुल हो जाएगा। तो आपको एब्रेजन के बारे में ये तमाम बातें याद रखनी चाहिए एमएलसी पढ़ने के लिए और डॉक्टर का क्रॉस करने के लिए। ऐसी ही ब्लंट फोर्स की दूसरी चोट होती है कंट्यूजन, जिसको आम भाषा में नील कहते हैं। कंट्यूजन या नील स्किन के नीचे होने वाले रक्तस्राव से बनता है। इसे सबक्यूटेनस हेमरेज भी कहते हैं। जब बाहरी त्वचा के नीचे वाली त्वचा पर, भीतरी त्वचा पर खून निकल आता है और वह बाहर नहीं निकल पाता है, भीतर ही रह जाता है, तब यह कंट्यूजन या नील बनता है। यह ब्लंट इंपैक्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कंट्यूजन की विशेष पहचान इसकी कलर स्टेजिंग है, जिसे डॉक्टर के द्वारा एमएलसी में स्पष्ट किया जाना चाहिए। नील के रंग को देखकर उसकी एज बताई जा सकती है। कंट्यूजन पीड़ित के आने के समय किस रंग का दिखाई पड़ रहा था, यह एमएलसी में लिखा होना चाहिए। फ्रेश कंट्यूजन होगा तो यह लाल रंग का होता है। कुछ घंटों के बाद यह बैंगनी रंग का हो जाता है। 1-2 दिन में यह नीला हो जाता है। 3 से 5 दिन में यह हरा हो जाता है और 7 से 10 दिन में यह हरे के स्थान पर पीला हो जाता है। तो ये इसके समय के अनुसार रंग बदलते रहते हैं। कंट्यूजन की यह कलर सीक्वेंस फोरेंसिक मेडिसिन की पहचान है। हालांकि सभी व्यक्तियों में टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन डॉक्टर को यह पूछकर उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि इस चोटिल व्यक्ति की क्या खास बातें हैं जिसके कारण इसका कलर वह नहीं है जो सबका होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में एमएलसी बनाने वाले डॉक्टर से यह पूछा जाना आवश्यक है कि डॉक्टर ने किस आधार पर इंजरी की एज बताई है और क्या उन्होंने एमएलसी बनाते समय चोटिल व्यक्ति से पूछकर उसके वेरिएशन फैक्टर्स पर भी ध्यान दिया है। वेरिएशन फैक्टर्स कौन से होते हैं? जिसके व्यक्तिगत कारणों से स्किन के कलर वगैरह बदलते रहते हैं। तो चोटिल व्यक्ति से उसकी स्किन टोन पूछी जानी चाहिए, कोई डिजीज तो नहीं है,
शुगर वाले को घाव देर में भरेगा, नील का रंग बदलने में अलग अलग टाइम लगेगा। तो इस तरह से पूछा जाना चाहिए। डेप्थ ऑफ ब्रूज का भी पूछा जाना चाहिए कि ये डर्मिस में कितनी गहराई पर लगा हुआ है। यदि रिपोर्ट में कलर चेंज का उल्लेख ही नहीं डॉक्टर ने किया है तो डिफेंस यह साबित कर सकता है कि इंजरी का समय जो भी एमएलसी में लिखा हुआ है वह कथित घटना से मेल नहीं खाता और यह उस चोट की एमएलसी नहीं है जिस चोट के बाबत केस बनाया गया है। ब्लंट फोर्स की अगली चोट होती है लेसरेशन। यह त्वचा का अनियमित रूप से फटना है और इसमें टिश्यू ब्रिजिंग भी होती है। लेसरेशन ब्लंट इंपैक्ट की मार से स्किन और उसके नीचे वाले टिश्यू के फटने से बनता है। इसकी क्लासिक फोरेंसिक पहचान यह है कि इसके किनारे इरेगुलर मार्जिन वाले होंगे, यानी कि छितरे छितरे से होंगे, और टिश्यू ब्रिजिंग भी होगा। टिश्यू ब्रिजिंग क्या होता है? टिश्यू ब्रिजिंग का अर्थ है कि घाव के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वे अप्रभावित रहते हैं। यह विशेषता लेसरेशन को इंसाइज्ड वुंड, जैसे जो तेज धार वाले हथियारों से शार्प कट लगता है, उससे अलग करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब एमएलसी वाला डॉक्टर आए तो आपको डॉक्टर से यह प्रश्न करना चाहिए कि उन्होंने टिश्यू ब्रिजिंग को माइक्रोस्कोप से देखा था या नेकेड आई से देखा था। यदि डॉक्टर ने इसे माइक्रोस्कोप से नहीं देखा था तो यह एमएलसी का केवल सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन माना जाएगा और डॉक्टर की गवाही पर संदेह किया जाएगा। कोर्टरूम में यह डिस्टिंक्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोसिक्यूशन कई बार शार्प वेपन की चोट को ब्लंट इंजरी की तरह या ब्लंट इंजरी की चोट को शार्प वेपन की तरह से पेश करता है और वह ऐसा करके कहानी को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यदि डिफेंस काउंसिल को लेसरेशंस के बारे में या दूसरी चोटों के बारे में पूरा ज्ञान है तो डिफेंस काउंसिल अपने प्रयासों से, अपने सवालों से प्रोसिक्यूशन की इस चाल को नाकामयाब कर सकता है, डॉक्टर से सच्ची बातें वहीं रिकॉर्ड पर निकलवा सकता है। एमएलसी में एक दूसरी बात और लिखी रहती है, फ्रेश इंजरी या ओल्ड इंजरी। तो इनका मतलब क्या होता है? फ्रेश इंजरी में फोरेंसिक मेडिसिन में फ्रेश इंजरी वह है जो 6 से 8 घंटे के भीतर की हो, जबकि 24 घंटे से ऊपर की इंजरी में हीलिंग चेंजेस आने लगते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो जहां हीलिंग शुरू हो जाती है या हील अप हो जाता है उसको हम ओल्ड इंजरी में मानते हैं और जहां अभी हीलिंग शुरू नहीं हुई है वह हमारी फ्रेश इंजरी होती है। एब्रेजन में 6 से 12 घंटे तक रेडनेस रहती है, 24 घंटे में ब्राउन स्कैब बन जाता है, स्कैब होता है खुरंड, 24 घंटे में ब्राउन स्कैब बन जाता है और कंट्यूजन में 1-2 दिन में नीला रहता है, बैंगनी होता है, फिर 3 से 5 दिन में हरा होता है और फिर वो अंत में पीला दिखाई देने लगता है। लेसरेशन में 12 से 24 घंटे में स्वेलिंग और ग्रेनुलेशन शुरू हो जाता है। डॉक्टर यदि रिपोर्ट में केवल फ्रेश या ओल्ड लिखता है तो वह अधूरा सच है, डाउट पैदा करने वाला है। ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय डॉक्टर से पूछा जाना चाहिए कि उसने किस फोरेंसिक मार्कर के आधार पर फ्रेश या ओल्ड होने का यह निष्कर्ष निकाला था। इससे पता चल जाएगा कि उसका ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक है या केवल अनुमान लगाकर पुलिस वाले के कहने से उसने कुछ भी लिख दिया है। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण अंतर कि यह जो चोट है यह एक्सीडेंट से आई है या असॉल्ट से आई है। कोर्ट में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि चोट एक्सीडेंट से बनी थी या असॉल्ट से बनी थी। एक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो अनजाने में हो जाए और उससे चोट या नुकसान पहुंच जाए, जबकि असॉल्ट का मतलब होता है ऐसा काम जो जानबूझकर किया जाए जिससे सामने वाले को तुरंत चोट लगने का डर हो जाए या असल में चोट लग जाए। एक्सीडेंट में एब्रेजन्स प्राय बोनी प्रोमिनेंस, जहां पर आपकी हड्डियां प्रमुखता से निकली रहती हैं, जैसे घुटना, कोहनी, माथा, यहां पर मिलते हैं और पैटर्न उनका हमेशा इरेगुलर होता है। जबकि असॉल्ट में एब्रेजन्स कई बार बड़े पैटर्न वाले होते हैं, जैसे टायर मार्क होता है, रोप मार्क होता है, फिंगर नेल स्ट्रेचेस होते हैं। उधर कंट्यूजन वाली चोटों में देखें तो एक्सीडेंट से होने वाले ब्रूजेस डिफ्यूज होते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं और वाइड स्प्रेड होते हैं, दूर दूर तक फैले होते हैं। जबकि असॉल्ट में लोकलाइज्ड और वेपन शेप्ड कंट्यूजन भी मिल सकते हैं। उधर लेसरेशन वाली चोटों में एक्सीडेंट होगा
तो चोटें रैंडम और एक्सीडेंटल फॉल से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि असॉल्ट वाली चोटों में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर टारगेट करके मारी गई चोटें मिलती हैं। जब इन पर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना हो तो डॉक्टर से यह पूछना जरूरी है कि यह इंजरी किसी एक्सीडेंटल फॉल से लग सकती है या केवल असॉल्ट से ही लग पाएगी, और आपके ऐसा कहने का क्या आधार है। अगर वह कंसीड कर देता है कि हां एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटी है तो डिफेंस के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट मजबूत हो जाता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट लेवल वाले प्रश्न क्या होंगे? डॉक्टर से ब्लंट इंजरी के बारे में पूछे जाने वाले एक्सपर्ट क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, क्या एब्रेजन के मामले में किया गया स्कैब एज का कैलकुलेशन वास्तव में साइंटिफिक तरीके से किया गया था? अगला सवाल हो सकता है, क्या कंट्यूजन की कलर स्टेजिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होती है या अप्रोक्सीमेट होती है? क्योंकि डॉक्टर है तो अपने शास्त्र के अनुसार ही बताएगा इसे। अगला सवाल लेसरेशन के बारे में हो सकता है कि क्या लेसरेशन में टिश्यू ब्रिजिंग की जांच की गई थी? क्या यह माइक्रोस्कोपिक जांच की गई थी? और यह भी पूछा जाना चाहिए कि इंजरी एक्सीडेंटल फॉल से लगी थी या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी या असॉल्ट से मारी गई थी। अगर डॉक्टर ने इन संभावनाओं पर अपनी एमएलसी में विचार नहीं किया है तो उसकी रिपोर्ट को इनकम्प्लीट माना जाएगा, और अगर डॉक्टर कहता है कि विचार किया था तो पूछिए कि एमएलसी में यह कहां लिखा हुआ है, कहां विचार किया था आपने। और अब हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में ब्लंट इंजरी की निर्णायक भूमिका क्या होती है। ब्लंट इंजरीज ट्रायल में कई बार केस की दिशा तय कर देती हैं। प्रोसिक्यूशन अगर कहता है कि असॉल्ट रात को 9 बजे हुआ था और डॉक्टर की रिपोर्ट में इंजरीज को 24 घंटे पुराना बताया गया है, तो पूरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी वहीं कोलैप्स हो जाती है। एक्सीडेंट और असॉल्ट के फोरेंसिक अंतर को एस्टैब्लिश करके डिफेंस काउंसिल आरोपी के पक्ष में संदेह पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से इंजरी की लोकेशन, उसका पैटर्न और हीलिंग स्टेजेस से यह तय करना संभव हो जाता है कि कहानी सच है या गढ़ी गई कहानी है। इसी कारण से ब्लंट फोर्स इंजरीज को समझना किसी भी क्रिमिनल लॉयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण फोरेंसिक वेपन है। अगर आपके हाथ में यह है तो आप लड़ाई जीत सकते हैं, और अगर आपके हाथ में यह नहीं है तो फिर लड़ाई जीतने में बहुत संदेह पैदा हो जाएंगे। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।